नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 23 अगस्त 2023। तो आज का विचार है कि कुछ लोग खुद को ज़्यादा जानकर समझते हैं और वो अपनी हर बात को सही ठहराने के लिए बहस पर उतराते हैं। मगर जानकारी से ज़्यादा रुचि इस बात में होनी चाहिए कि हमारी बातचीत करने का रास्ता क्या है, सलीका क्या है, और वो सलीका हमारा सही हो और दूसरे के विचारों को समझने का भी कोशिश की जाए। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 23 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं की और विशेष दिनों की। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा उद्देश्य आप तक अच्छी जानकारियां पहुंचाना है और अगर आप अच्छी जानकारियों को प्रमोट करते हो तो चैनल से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं 23 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं की। तो 23 अगस्त 1769 को चट्टान के माहर विज्ञानी जॉर्ज कुवियर का पेरिस यानी कि फ्रांस में जन्म हुआ। 23 अगस्त 1821 को मैक्सिको देश जो आज़ाद हुआ और 23 अगस्त 1839 में इंग्लैंड ने चीन को हराया और हांगकांग के ऊपर कब्जा किया। 23 अगस्त 1941 में जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। 23 अगस्त 1990 पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ने 3 अक्टूबर 1990 से एक साथ होने का ऐलान किया। 23 अगस्त 2004 लोकसभा ने महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, वो जारी किया, पास किया। तो जिसे आज के विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और अब बात करते हैं मनरेगा के बारे में। जो मनरेगा स्कीम है वो क्या है, उसका जो पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी कानून। तो देश में पहली बार ये मांग उठने पर अदालत पर तो रोजगार के हक में अधिकार में 5 सितंबर 2005 में नरेगा नाम का एक कानून जो बना और अब उसको 17 वर्ष हो गए हैं बने हुए। तो बाद में इसके साथ जो था वो महात्मा गांधी का नाम जो जोड़ा गया इसके ऊपर, जैसे स्टार्टिंग में बताया गया। तो 625 जिलों में ये योजना शुरू की गई और इस योजना के लिए 625 ज़िले जो वो उनकी चोन की गई। तो ये योजना गरीब परिवारों के लिए और विशेष तौर पे औरतों के लिए, और सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास का भी ये जो मनरेगा कानून था वो आधार बनी। तो अब इसके कुछ नुक्ते पे बात करते हैं। तो पहला जो है
गांव में रहने वाला कोई भी परिवार, गरीब परिवार जो है, वो अपनी अर्जी पंचायत के पास दे सकता है और पंचायत से अपना वो जॉब कार्ड बनवा सकता है। तो पंचायत ने जब उसके पास अर्जी दी जाती है तो पंचायत ने 15 दिनों के अंदर उसको जॉब कार्ड है जो वो जारी करना होता है और वो जारी करती है। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन की जो है रोज़गार की जो गारंटी दी जाती है उसमें। तो उसके बाद अर्जी देने के ठीक 15 दिनों के बाद और उसकी उस सही डेट पे अगर आपको काम नहीं मिलता, आपको रोज़गार नहीं मिलता, तो जो पंचायत है, सरकार जो है, उस व्यक्ति को एक बेरोजगारी भत्ता जो है वो देना पड़ता है, बेरोजगारी फंड देना पड़ता है उनको। नंबर 3, तो दिहाड़ी का जो फंड है वो हर रोज़ मज़दूर के खाते में जाता है, हर दिन जो है उसके खाते में वो चला जाता है। और अगर वो 15 दिन लेट हो जाए, यानी कि मज़दूर की जो दिहाड़ी है, जो उसकी अगर 15 दिन तक उसकी दिहाड़ी नहीं दी जाती तो उसके साथ इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है उसमें, पैसा ब्याज के साथ जो उसको जो पेमेंट उसको करनी पड़ती है। नंबर 4, तो ये जो काम है ये सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही जो मनरेगा हैगा वो करवाया जाता है, अंदर ही करवाना होता है। और अगर कहीं दूर जाना पड़े, 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़े, तो उससे अलग से उनको दिहाड़ी देनी पड़ती है, यानी उसकी दूरी के हिसाब से अलग उनको दिहाड़ी देनी पड़ती है। नंबर 5, तो 5 एकड़ की खेती करने वाले किसान भी अपनी ज़मीन के ऊपर काम करके मनरेगा के तहत मजदूरी ले सकते हैं, वो अपनी दिहाड़ी ले सकते हैं। लेकिन खेतों में जो है उसमें उसके ऊपर एक विशेष योजनाएं हैं, जैसे बागबानी, मच्छी फार्म, मुर्गी फार्म आदि इत्यादि जो ऐसे काम है वो करने होते हैं। अगर वो काम करता है तो उसको भी मनरेगा के तहत उसकी मजदूरी मिलती है किसान को, 5 एकड़ वाले किसान को। नंबर 6, हर मजदूर को रोज़ाना मास्टर रोल चेक करने का अधिकार है, उसका रिकॉर्ड जो है वो चेक करने का अधिकार। नंबर 7, तो काम वाले स्थान पर अगर जहाँ पर काम कर रहे हैं उस स्थान पर काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके इलाज का खर्चा भी जो है वो सरकार पंचायत के ऊपर पड़ेगा, पंचायत के ही ऊपर जाएगा खर्चा वो, तो मनरेगा के उसके अंदर से ही वो खर्चा होता है उसका। नंबर 8, इस योजना के तहत 60% मजदूरी और 40% जो है वो पंचायत को मटेरियल या मनरेगा भवन जो है बनाने के लिए मिलता है। नंबर 9, इसका जो बजट है वो 15 अगस्त तक इसको तस्दीक करके भेजना होता है। तो ये था दोस्तों मनरेगा के बारे में। अब बात करते हैं काले पानी की जेल, जिसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है। तो काले पानी की जो जेल है जिसका नाम सेलुलर जेल भी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर की अंदर वो जेल है, काले पानी की जेल। तो इस जेल का जो बनाने की शुरुआत की गई थी वो 1896 में और 1906 के विचकार इसको बनाया गया था, काले पानी की जेल। तो जब तक पोर्ट ब्लेयर के काले पानी की जेल नहीं थी वो, तब तक जो वहाँ पे कैदी थे
उनको खुले आसमान के नीचे ही छोड़ दिया जाता था। वहाँ वाइपर आइलैंड वो टापू है जो कि जहरीले सांपों का टापू है, जहाँ पे बहुत सारे जहरीले सांप बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे उनको जा कर के छोड़ दिया जाता था, कैदियों को, जो काले पानी की जेल होती। तो वहाँ से किसी भी कैदी के भागने की कोई संभावना नहीं होती थी। कोई कैदी वहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि उस टापू के चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था, समुंदर ही है चारों तरफ, उसके बीच में ये टापू है। तो वो कैदी वहाँ से कोई भाग नहीं सकता था। तो काले पानी की जो सज़ा काट रहे कैदियों में सबसे ज़्यादा जो गिनती थी तो वो पंजाबियों की पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे बंगाल के लोगों की जो उस जेल में जो कैदी थे, दूसरे नंबर पे वो उनकी गिनती थी। तो वाइपर टापू आइलैंड के ऊपर दिन भर तो सारा दिन जो था कैदियों से काम करवाया जाता, उनसे लकड़ी कटवाई जाती या और जो काम था वो काम करवाए जाते, जब तक वो जेल नहीं बनी थी। और रात होते ही भूखे प्यासे कैदियों को वृक्षों के साथ बांध दिया जाता था, और सुबह होने तक काफ़ी सारे कैदी जो थे वो मर जाते थे, क्योंकि उनको वो बांधे हुए होते थे और उनको सांप डस लेते थे, जहरीले सांप जो थे उनको डस लेते थे, और सुबह होते बहुत सारे कैदियों की मौत हो जाती थी। तो वो जो मरे हुए कैदी थे जिनकी मौत हो जाती थी, वो बिना किसी कायदे कानून के उनको वहाँ से उठा करके समंदर में फेंक दिया जाता था। तो उसके बाद एक बहुत ही मजबूत सेलुलर जेल बनाई गई। तो उनकी बनावट जो थी वो ऐसी है कि एक कैदी दूसरे कैदी की शक्ल तक नहीं देख सकता था। उसकी बनावट जो था, उसका नक्शा ऐसा बनाया गया, 13.5 फीट लंबाई और 7 फीट जो उसकी चौड़ाई थी। हर एक वो उस कोठड़ी की, जिसको काल कोठड़ी या जिसको एक सेल भी बोला जाता है, तो काल कोठरी में इसमें 10 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा जो था वो एक रोशनदान हवा आने के लिए रखा हुआ था, बनाया हुआ था। तो एक काल कोठरी में सिर्फ एक कैदी को ही रखा जाता था, दूसरे कैदी को उसके साथ में नहीं रखा जाता था। और उसके काल कोठरी या उस सेल के अंदर रखा जाता था। और एक उस वक्त तेल निकालना का या आटा पीसने का या यह काम उनको दिया जाता था। तो एक बहुत भारी जो मशीन थी और एक आटा पीसने की मिल, आटा पीसने की चक्की जो लगी होती थी। तो हर कैदी को हर रोज़ 25 केजी नारियल का जो तेल निकालना होता था। 25 केजी नारियल का तेल निकालना ज़रूरी था हर कैदी को। तो पहले वो जो नारियल थे वो पत्थरों से नारियल को तोड़ा जाता था, अंदर से उसका जो अंदर का जो नारियल था वो निकाला जाता था ऊपर, फिर उसका तेल निकाला जाता था उस मशीन से। और मशीन वो हाथ से चलती थी, कैदी उसको हाथ से चलाते थे। और जो भी कैदी अगर 25 केजी तेल नहीं निकाल सकता था, शाम तक नहीं निकलता था उनसे, तो उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी, उसको भूखा प्यासा रखा जाता था। तो जो उनकी बैरक थी, जिनको काल कोठड़ी भी कहा जाता है, जिनको सेल भी कहा जाता है, बैरक भी कहा जाता है, तो उसके अंदर कोई रोशनी का प्रबंध नहीं था।
बिजली तो थी ही नहीं, तो और भी किसी प्रकार की रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था। तो उन बैरकों में से, उन सेलों में से, कोठड़ियों में से कैदी को तभी निकाला जाता था जब उनसे कोई ना कोई काम करवाना होता था, या तो किसी काम करवाने के लिए या फिर उनके ऊपर तसद्दुद करने के लिए उस कोठड़ी से निकाला जाता था। नहीं तो कैदी जो से हमेशा वो कोठड़ी में, कमरे में बंद ही रहते थे। तो अगर कोई कैदी वहाँ पे खराब खाने की बात करता, खराब भोजन की बात करता, या वो जेल के खराब प्रबंधों के बारे में बात करता, या आवाज़ उठाने की कोशिश करता, तो उसको एक विशेष प्रकार के लोहे के एक शिकंजे में, एक ऐसा पिंजरानुमा शिकंजा बनाया जाता था, तो उसके अंदर उसको बांध दिया जाता था। और बांधने के बाद उसकी पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, और तब तक कोड़े बरसाए जाते थे जब तक उसकी कमर का जो चमड़ी थी वो उतरनी शुरू हो जाती, तब तक वो कोड़े बरसाए जाते थे। तो हर कैदी को 2 प्रकार के जो बर्तन दिए जाते थे, एक लोहे का और एक मिट्टी का। तो जो लोहे का बर्तन था उसमें खाना दिया जाता था, और लोहे के बर्तन में कुछ देर खाना पड़े रहने के बाद तो वो खराब हो जाता था, उसका रंग काला हो जाता था। तो तब उसको खा भी नहीं सकते थे, वो इतना खराब होता। और वो कैदी अपने खाने को बचाकर भी नहीं रख सकता था कि अगर अब मेरे को भूख कम है तो अब मैं थोड़ा खा लेता हूँ और बाद में मैं ये खा लूँगा। तो ये भी हिदायत थी उनको कि वो खाना बचा करके फिर खाने के लिए रख नहीं सकता था कैदी। तो जब वो खाना दिया जाता था तो खाना उसको उसी वक्त खाना होता था, चाहे उसे भूख है या भूख नहीं है, उसे हर हालत में वो खाना उसी वक्त ही खाना पड़ता था। तो जो वहाँ पे फांसी देने के लिए एक फांसी घर बनाया गया काले पानी के उस जेल में, तो वो बिल्कुल समुंदर के किनारे के ऊपर बनाया गया था। तो 3-3 व्यक्तियों को, 3-3 कैदियों को एक साथ ही फांसी दे दी जाती थी। तो वो एक ऐसे ढंग से बनाया गया कि साइड में 2 पोल लगा के और एक ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी मोटी लकड़ी रखी हुई थी, और उस लकड़ी के ऊपर 3 रस्सी जो थी एक साथ बांधी हुई थी। उन रस्सियों से कैदियों को जो फांसी दी जाती थी, और वो रस्सी जो है जिनसे अभी तक वहाँ काले पानी के जेल में बहुत सारे कैदियों को फांसी दी गई है, वो रस्सियाँ अभी भी वहाँ पे लटक रही हैं। और उन रस्सियों से हजारों वो महान योद्धे, क्रांतिकारी देशभक्तों को उन रस्सियों से फांसी दी गई हमेशा गए। तो पोर्ट ब्लेयर में एक दीवान सिंह काले पानी की याद में, तो काले पानी की उस जेल के अंदर, जेल से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया एक जो है गुरुद्वारा बनाया गया है। दीवान सिंह काले पानी उस समय वो एक बहुत महान डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, वो लिखते भी थे। तो सज़ा के दौरान उनके जो नाखून थे, हाथों और पाँवों के जो नाखून थे वो उखाड़े गए, निकाले गए। उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया, बहुत यातनाएं दी गई उनको, और सज़ा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पे काली पानी के अंदर। तो वो सिर्फ एक वो डॉक्टर ही नहीं थे, और भी पता नहीं कितने लोगों को, कितने योद्धाओं को इस तरह की उनके ऊपर तशद्दुद किया गया
जिनके नाखून उखाड़े गए और बड़े प्रकार का उनको तशद्दुद किया गया। लेकिन वो बहादुर योद्धे, वो बहादुर सूरमे इतनी प्रताड़ना सहते हुए भी, इतना तशद्दुद सहते हुए भी इस देश को वो आज़ाद करा गए और उन अंग्रेज़ जालिम शासकों को यहाँ से उखाड़ फेंका। तो सलूट है उन महान योद्धाओं को जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देके हमारे देश को, हमको अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई। तो दोस्तों, जिस तरह आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। और आप बने रहो सोनी बुढ़राडा टीवी के साथ। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।